आप आमतौर पे बहुत सारे जो पारंपरिक वामपंथी विमर्श है, कई बार मैं देखता हूँ कि उससे आप थोड़ा अलग हटकर भी बोलने का एक कोशिश करते हैं या साहस दिखाते हैं। हो सकता है बहुत सारे जो पारंपरिक वामपंथ के लोग हैं, वो आपसे इस बारे में थोड़ा-सा असहमत भी हों। मैं आपसे बिल्कुल ऑनेस्ट एक आपका एक कमेंट चाहता हूँ। एक भारत की एक प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव होने के नाते, आपको लगता है कि जिस दौर में अम्बेडकर थे और उस दौर में कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी की जो लीडरशिप थी, क्या उसने अम्बेडकर को समझने में उनसे गलती हुई? क्या वो बिल्कुल ये सोच रहे थे कि ये हमारे पार्टी के नेताओं जैसा नेता नहीं है, तो हम इसको क्यों एक्सेप्ट करें या इससे क्यों डायलॉग करें? क्या ये दोनों के बीच में यानी अम्बेडकर और लेफ्ट मूवमेंट के बीच जो डायलॉग की स्थिति नहीं बन पाई, एक बहुत ही ऑर्गेनिक किस्म की एक यूनिटी बन सकती थी जो नहीं बन पाई। क्या आपको लगता है कि वो भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन की एक विफलता है? नहीं, उसमें एक दौर लेकिन था जिस समय कम्युनिस्ट आंदोलन और अंबेडकर बहुत नजदीक थे और साथ साथ चल रहे थे। वो है 1936 से लेकर के 40 के शुरुआती समय तक, जिस समय अंबेडकर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी चला रहे थे। तो अंबेडकर के जो उनकी जो यात्रा है उसमें कुछ पॉइंट तो हम देखते हैं, जैसे 1927 जहां एक तरफ वो पानी वाला सत्याग्रह और मनुस्मृति का दहन, ये दो बहुत लैंडमार्क इनिशिएटिव था, लैंडमार्क इवेंट था। अब उसकी तो उस दौर में मेरे ख्याल से कम्युनिस्टों को जितना, शायद कम्युनिस्ट आंदोलन में एकदम शुरुआती दौर में था, तो जितना अप्रिसिएशन होना चाहिए था वो शायद उस दौर में नहीं हो पाया। इसके बाद आता है 10 साल बाद 36। तो 36 में अंबेडकर दो काम करते हैं। एक तो वो एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, वो उनका भाषण, बुकलेट आता है, और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनती है। तो हमें तो अफसोस ये होता है कि एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, और उसी 1936 में किसान सभा बन रही है, किसान मैनिफेस्टो भी आ रहा है, और जमींदारी उन्मूलन। तो जमींदारी उन्मूलन और जाति विनाश, ये दो रेडिकल नारे एक ही दौर में हिंदुस्तान के आजादी के आंदोलन में उभरे, और ये दोनों को जितना करीब आना चाहिए था वो बहुत हो नहीं पाया, ये अफसोस की बात है। लेकिन फिर भी जो आईएलपी वाला पूरा दौर था, जहां अंबेडकर, वहां के कम्युनिस्टों का ट्रेड यूनियन मूवमेंट और कोंकण के इलाके का किसान आंदोलन, ये तीनों एक साथ मिलते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो निश्चित तौर पर उसके बाद तो कम्युनिस्टों की भी संकीर्णता रही है अंबेडकर को समझने में। और उस प्रतिक्रिया के दौर में अंबेडकर ने भी कुछ कुछ ऐसा कमेंट किया जो अंबेडकर के भी ओवरऑल फ्रेमवर्क से आप उसको नहीं, उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। तो लेकिन हमें लगता है कि उस दौर में नहीं हो पाया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा हमेशा इसी रास्ते पर ये चलेगा। तो आज तो हमें लगता है कि अंबेडकरवादी जो है, उनको, उनके सामने भी सवाल है कि 75 साल पहले अंबेडकर ने जिन खतरों की ओर आगाह किया था, और आज वो खतरा घटित हो रहा है, और अंबेडकरवाद को, अंबेडकर को जो हम लोगों ने लिमिट कर दिया था कि सिर्फ आरक्षण है, संविधान है, और उसको एक तरीके से टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हुए हम चल रहे थे कि संविधान है तो रहेगा, आरक्षण है तो रहेगा, चलता रहेगा। तो ये जो एक खतरे का एहसास जो अंबेडकर बार बार दिलाना चाहते थे, वो कम था, थ्रेट परसेप्शन। तो कहीं ना कहीं अंबेडकर को समझने में अंबेडकरवादी भी एक सीमित दायरे में रहे हैं। और जी। बिल्कुल उसी तरह कम्युनिस्टों के लिए भी ये सवाल है कि जैसा आपने कहा कि पारंपरिक वामपंथी, तो हम तो देखिए, हम यही मानते हैं कि क्लास स्ट्रगल, इसको बहुत यांत्रिक ढंग से, बहुत एक संकीर्ण फ्रेमवर्क में समझा गया। क्लास स्ट्रगल किसी भी देश में वो सिर्फ इकोनॉमिक स्ट्रगल होता नहीं है। वो जो डोमिनेंट क्लास पावर है, डोमिनेंट पावर के खिलाफ आपकी लड़ाई है। तो हिंदुस्तान में डोमिनेंट पावर वो कास्ट सिस्टम, और उसी तरह से पितृसत्ता, ब्राह्मणवादी जो पेट्रियार्की है, ये दोनों, ये सिर्फ पूंजीवाद से और सामंतवाद से, जमींदारी से ऑपरेट नहीं करता। तो नेचुरली यहाँ अगर क्लास स्ट्रगल की भी हम कोई कल्पना करेंगे, उसको सार्थक बनाने की कोशिश करेंगे, तो हमें तो ये पूरा कास्ट सिस्टम के खिलाफ एंटी कास्ट स्ट्रगल, और बिल्कुल उसी तरह से एंटी पेट्रियार्की, ये दोनों को क्लास स्ट्रगल के बहुत इंटीग्रल
पार्ट के रूप में लेते हुए, एक पैकेज के रूप में लेते हुए आगे बढ़ना होगा। तो मुझे लगता है कि ये समझदारी अम्बेडकरवादियों में भी और कम्युनिस्टों में भी, शायद आज के दौर की यही मांग है कि हम लोग वैचारिक धरातल पर भी, जो चुनाव में एकता बन रही है, आंदोलनों में एकता बन रही है, उसके साथ साथ वैचारिक मंथन में भी हम लोगों को काफी और एकता निर्माण करने की जरूरत है। और यहाँ तो बार बार हमें लगता है कि अंबेडकर और भगत सिंह, ये दो ऐसे आइकॉन है आजादी के आंदोलन के, जो समय के साथ साथ और ज्यादा प्रासंगिक हो रहे हैं। और इसीलिए हमारे छात्रों ने जो नारा दिया, नए भारत के वास्ते भगत सिंह अंबेडकर के रास्ते, थोड़ा प्रोवोकेटिव है। कुछ लोगों को लगता है कि भगत सिंह का रास्ता और अंबेडकर का रास्ता कभी मिल नहीं सकता, लेकिन हमें तो लगता है कि बिल्कुल मिल सकता है और मिलेगा। और तभी जाकर के हिंदुस्तान को सच में फांसीवाद के हमले से छुटकारा मिलेगा। आपने अंबेडकर और अंबेडकरवादी ये दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया। जो अंबेडकरवादी अपने को कहने वाली पार्टियां हिंदी भाषी क्षेत्र में हैं, कुछ हैं, जैसे मैं नाम लेकर ही कहूँ, बीएसपी। तो बीएसपी जैसी पार्टी जो एक समय बहुत महत्वपूर्ण थी, अब सरकार में आ गई। 2007 में उसने कमाल का परफॉर्मेंस दर्ज कराया उत्तर प्रदेश में। आज वो लगभग हाशिए पर है, लेकिन इस चुनाव में वो आपके अलायंस में नहीं आई, इंडिया अलायंस में नहीं आई और इंडिया अलायंस से बाहर रही। इसके बावजूद कि मेरी जो जानकारी है, इंडिया अलायंस के टॉप लीडर्स ने कोशिश की कि वो भी भारत में निरंकुशता के विरुद्ध संविधान की रक्षा के साथ जुड़ करके और अलायंस में रहे। लेकिन अभी मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में कई जगहों पर उसके कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं। हो सकता है कि कई जगह उसके कैंडिडेट जीतें, कई जगह बहुत अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन कई जगह यह भी कहा जा रहा है कि एमआईएम की तरह या दूसरी और पार्टियों की तरह वो कहीं इस्तेमाल तो नहीं हो रहे हैं। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? क्या बीएसपी कई ऐसी जगहों पर भी इस तरह से कैंडिडेट्स पुट अप करके अपोजिशन की एक जो पॉसिबल या संभावित यूनिटी हो सकती थी, उसमें वो कमजोरी पैदा कर रही है और इसका लाभ बीजेपी अलायंस को मिल सकता है? बिहार में तो कम से कम ऐसा दिख नहीं रहा है। यूपी के बारे में भी जो रिपोर्ट है कि बीएसपी हो सकता है कुछ गिने चुने इलाके में ही अच्छा परफॉर्म करे, और ले दे करके जो बीएसपी के आधार का वोट था, वो बड़ा हिस्सा, लेकिन वो अब भारतीय जनता पार्टी तरफ बिल्कुल नहीं जा रहा है। उसके अंदर ये एहसास है, और इसलिए हमें लगता है कि वो, ठीक आप कह रहे हैं कि जो घोषित तौर पर जो अम्बेडकरवादी पार्टियां या अम्बेडकरवादी विचार को लेकर चलने वाली पार्टियां हैं, वो एक रेंज में ही है। लेकिन जो, अगर हम दलितों की बात करें, अम्बेडकरवादी विचार से प्रभावित और लैस जो देश का हिस्सा है, नौजवानों का, टीचरों का, जो ग्रामीण, जिसको आप ग्रामीण एक बुद्धिजीवी वर्ग कह सकते हैं, वो जो वर्ग है ऑर्गेनिक भारत में इंटेलिजेंसिया का, तो उसमें तो मैं देख रहा हूँ कि वो बिल्कुल बसपा कुछ भी कर ले, लेकिन लोग इस खतरे को भांप रहे हैं और इसके खिलाफ लड़ रहे हैं।